मान्यवर, यहां पर कुछ सदस्यों ने दूसरी भ्रांति फैलाई कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले। अरे आता हूं भाई, आता हूं। पहले अखिलेश बैठे हैं तो पहले उनकी बात करूं ना। पहली बेंच पर बैठे देखो। मान्यवर, मैं यहां सरकार की, संविधान की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की पॉलिसी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। मान्यवर, इसके दो कारण हैं। पप्पू सुन लिया ना? अब शांति रखो, ठंड रखो यार। चलो मान्यवर, आरक्षण पाने की योग्यता पहला कारण है। आरक्षण पाने की योग्यता ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको कोई प्राप्त कर सके। ये संविधान की बात मैं कर रहा हूं। अगर आज कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है जिसको आरक्षण मिलता है, यहां नहीं मिलता है, और अगर वो मुस्लिम बन जाता है तो उसको आरक्षण मिलेगा। तो आरक्षण जन्म से ही मिलता है मान्यवर, किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया सकता, इसलिए वहां पर उसको सील किया है। और दूसरा, ओवैसी जी ध्यान से सुनना, दूसरा अनुच्छेद 15(4) के अनुसार आरक्षण उन लोगों के है, उन लोगों के लिए है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में पैदा हुए हैं। अनुच्छेद 16(4) इसके तहत आरक्षण पिछड़े वर्ग को, नागरिकों को दिया जाता है। अब संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मान्यता नहीं है। ये इंडी अलायंस वालों ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस देश में मुस्लिम आरक्षण की डिमांड खड़ी करना चाहते हैं, और ये संविधान की बात करते हैं। कोई भी संविधान पढ़कर बता दे मुझे, संविधान के किस आर्टिकल से धर्म के आधार पर आप आरक्षण करोगे? कोई बता दे मुझे। एक भी आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं। मान्यवर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, दोनों का नीति स्पष्ट है। जो संविधान सम्मत नहीं है वो धर्म के आधार पर आरक्षण हम ना भी देंगे, ना कभी किसी को देने देंगे। मान्यवर, अब मैं ओबीसी की बात करता हूं। सुनो ना, सीट बदल देनी पड़ेगी पप्पू जी। मान्यवर, इस देश में ओबीसी का सबसे बड़ा कोई विरोधी पार्टी है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी का अध्यक्ष का, दोनों को काल पूरा नहीं कर रहे। 1957 में, ध्यान से सुनना, अखिलेश जी कहां बैठे हो आपको मालूम होना चाहिए। 1957 में काका साहेब कालेलकर समिति के सुझाव आए जो ओबीसी को आरक्षण देते थे। उन्होंने काका साहब कालेलकर समिति के पूरे सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1980 में, ये जवाहरलाल जी थे, 1980 में इंदिरा जी आई, मंडल आयोग का सुझाव आया और मंडल आयोग के सुझाव को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में जब वीपी सिंह आए तब वो मंडल आयोग का इंप्लीमेंटेशन लेकर आए, और उस वक्त मान्यवर विपक्ष के नेता
राजीव गांधी थे। तो नेहरू जी, इंदिरा जी और अब राजीव गांधी, उन्होंने यहां पर अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण मंडल आयोग का विरोध करने में किया, अपने जीवन का सबसे। और कांग्रेस ने 51 और 71 दोनों में जाति जनगणना का भी विरोध किया। मान्यवर, अब क्योंकि अब मेल नहीं खा रहा है, 15-20 बार चुनाव हार गए, तो अब ये ओबीसी के हितैषी बनने आए। मान्यवर, मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अब तक एक भी ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। मान्यवर, इन्होंने काका साहेब कालेलकर समिति में विरोध किया। मंडल आयोग के रिपोर्ट को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाला और जब लागू होता था राजीव गांधी जी ने भी विरोध किया। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी समुदाय में है, जो 40% होता है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी की सूचियों को संशोधित करने का अधिकार राज्यों को देकर एम्पावरमेंट करा और 14 से 18 के बीच में 16 जातियों को ओबीसी जनजाति में। क्या है? अरे मेरा हो जाने के बाद पूछिए ना। माननीय गृह मंत्री जी, क्या कह रहे हैं? बाद में you can ask later. मान्यवर, और जाति जनगणना चल रही है। जाति जनगणना का रिपोर्ट भी जाति के साथ ही आएगा। इस पर सदन विचार करेगा और जब विचार करेगा, जो सामूहिक मन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके साथ आगे बढ़ेगी, इसमें किसी को संशय रखने। मान्यवर, उनके लिए चुनाव जीतना सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र की जनता सर्वोपरि। राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व और इसकी भागीदारी का हित सबसे जरूरी है और संविधान को लागू करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और समान अवसर और न्याय की रक्षा, ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। मान्यवर, इसलिए मैं इन लोगों को कहता हूं, कांग्रेस के मित्रों को विशेष कर कि सिर्फ भाषण में नारे लगाने से इस देश का पिछड़ा वर्ग आपको हितैषी नहीं मानेगा। 1947 से लेकर 2014 तक आप ओबीसी का विरोध करते रहे। जब ओबीसी के बगैर सत्ता नहीं मिलेगी, इसका परिचय आ गया। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी बनाया, तब आप ओबीसी की माला जप रहे हो। मान्यवर, ये दिखावटी प्रेम जो है वो इस देश का पिछड़ा भी जानता है और पूरे देश की जनता भी जानती है, और आज से देश की महिला भी जानेगी कि हमारा अधिकार कांग्रेस पार्टी ने छीना। मान्यवर गिरफ्त में आ रहे हैं, जिसके कारण पंजाब के अंदर अपराध भी बढ़े हैं
और नशे के कारण जो अपराध और अपराधों के कारण जो वहाँ की व्यवस्था खराब हुई है, वो आपके माध्यम से मैं सदन के को ध्यान में ला रहा हूँ। नशा तस्करी के जो अभी जो क्राइम इंडिया की रिपोर्ट 2024 की आई है, उसके मुताबिक मादक पदार्थ जो है उसके जो 6060 प्रकरण एक ही वर्ष में पकड़े गए, जो कि पूरे देश में ऐसे जो कि मादक पदार्थ रखने के सबसे बड़ा प्रदेश बनकर सामने आया है। और अति मात्रा उसकी यूज करने के कारण आज पंजाब में 89 लोगों की मृत्यु एक ही वर्ष में हुई है और ये लगातार बढ़ रही है। इस वर्ष वो बढ़कर 106 पहुंची है। मेरा आपसे निवेदन है, जहां अपराध की घटनाएं, रोज गोली चलने की घटनाएं, स्नैचिंग की घटनाएं ये लगातार बढ़ रही हैं और इसके बावजूद वहां की जो पंजाब के अंदर सरकार है वो ना तो नशा रोक पा रही है, ना ही वहां का क्राइम रोक पा रही है। मेरी आपसे निवेदन है कि पंजाब के अंदर जो एक ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से लगातार हथियार और पाकिस्तान से मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ आ रहे हैं और इसके साथ साथ पंजाब के अंदर हर शहर में, हर गांव में हर चौथा घर ऐसा है जहां पर नशे के कारण नौजवानों की मृत्यु हो रही है। मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि आज पंजाब नशे का सबसे बड़ा सौदागर बन गया है। आज मेरा पंजाब खतरे में है। मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि आज पंजाब के अंदर क्राइम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। लगातार हत्याएं हो रही हैं, कहीं पर धमाके हो रहे हैं। लगभग 21 बम धमाके पंजाब के पुलिस स्टेशन पर हो चुके हैं। मान्यवर, पंजाब के अंदर जो पुलिस का हेडक्वार्टर है उस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है। पंजाब के अंदर आज हालात ऐसे हैं कि आप रोज कहीं देखिए हत्याओं का सिलसिला, अखबार खून से लाल है और इन सब के बीच में पंजाब की जो सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पूरी तरह असफल रही है और उनके ऐसे व्यवहार के कारण आज पंजाब के अंदर माफिया दंदना रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में ला रहा हूं कि आज पंजाब के अंदर जो जेलें हैं वो स्टूडियो बन चुकी हैं। आज जो जेलें हैं, डॉक्टर के लक्ष्मण गारे। धन्यवाद सभापति महोदय। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया। कहीं हमारे स्कूल के बच्चे हो, छात्र हो, जिस तरह प्रभावित हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। सर, अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर बिलोव्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, India has emerged a global leader in digital transformation through initiatives such as Digital India, UPI, NEP, and Indian AI mission. So no doubt, AI is a powerful tool for innovation, productivity, and economic growth, but not at the cost of talent, creativity, and productivity and intelligent profession. Please go back to the your concern seat. is not alone to India, sir. Even the UNESCO's guidance on generative AI in education recommends an age-related approach to AI and suggests that the children below the age of 13 should not be independently allowed to use the artificial intelligence, sir. And particularly countries like Australia, UK, European Union, Norway, and even US and Singapore are promoting supervised and responsible AI use, sir. Sir, India should also adopt a similar balanced approach, sir. Sir, I strongly believe that AI should be a co-pilot in education, not a driver at all. We must prepare our children for an AI-powered future without compromising on human intelligence, values, imagination, talent and creativity, sir. AI आधारित शिक्षा केवल बड़े शहरों और महंगे निजी स्कूल तक सीमित नहीं होना चाहिए। ग्रामीण भारत, सरकारी स्कूल और आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवारों हैं उस बच्चों के लिए भी समान अवसर मिलना चाहिए। अदरवाइज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, द गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन, द गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स, द गैप बिटवीन द privileged and underprivileged is going to widen and lead to unrest. So therefore I urge the government to consider for national guidelines for responsible use of AI in schools
so that our children, particularly below the age of 13, should be properly trained and their talent and IQ also be protected. Thank you, sir. Thank you very much. Now, Shriman Santosh Kumar P. Santosh Kumar P. സർ, വിലക്കയറ്റം വളരെ ഗുരുതരമായൊരു പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും സഭയിൽ വരണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന് നിർബന്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആരോടാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം ഇത്ര ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആകാൻ പാടുണ്ടോ? രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് പോലും സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ എന്ത് പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുക? LOPക്ക് അവകാശമില്ല, ആർക്കും അവകാശമില്ല. പിന്നെ എന്താണ് സാർ ഈ രാജ്യത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മള് ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ്. ഈ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ടു, ആരെയും സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഈ സംവിധാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? Nothing will go on record. He is deviating from the subject. His speech will not go on record. Shriman Babu Bhai, Jason Bhai Desai ji. माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर मेरे राज्य गुजरात में बच्चों के लिए गंभीर खतरा बन रहे चांदीपुरा वायरस की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। चांदीपुरा वायरस का पहला मामला वर्ष 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा क्षेत्र में पाया गया था। पिछले कुछ वर्षों में गुजरात सहित कई राज्यों में उसके मामले सामने आए हैं, जिससे लोगों में चिंता का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से 15 वर्ष के कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। यह वायरस मस्तिष्क में सूजन, एंसेफेलाइटिस उत्पन्न करता है, जिसके कारण कई मामलों में मृत्यु तक हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरे राज्य गुजरात में अब तक चांदीपुरा वायरस के कुल 185 मामले सामने आए हैं। इनमें 22 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक और तत्कालीन प्रभावी कार्रवाई की मांग करती है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में इसका खतरा अधिक देखा गया है, क्योंकि यह वायरस नमी वाले स्थानों, मिट्टी की दरारों, कच्चे मकानों तथा अस्वच्छ वातावरण में तेजी से फैलता है। इसके प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, मस्तिष्क में सूजन, लगातार उल्टी, सिर दर्द, अत्यधिक सुस्ती, बेहोशी तथा मिर्गी जैसे दौरे शामिल है। यह राहत की बात है कि यह वायरस एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, लेकिन संक्रमित रेत मक्खियों के कारण उसका खतरा लगातार बना रहता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में देश तथा विशेष रूप से गुजरात में चांदीपुरा वायरस की स्थिति क्या है और उसके प्रचार प्रसार को रोकने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, साथ ही भविष्य के लिए क्या क्या कार्य योजना तैयार की गई है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में इस वायरस के लिए कोई विशेष टीका अथवा एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है, इसलिए समय पर पहचान, त्वरित चिकित्सा सुविधा, स्वच्छता अभियान, कीटनाशक छिड़काव तथा जन जागृति ही उसके नियंत्रण का सबसे प्रभावी माध्यम है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि चांदीपुरा वायरस से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष अभियान चला जाए। गुजरात सहित प्रभावित राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए तथा उसके उपचार और टीके के विकास हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। धन्यवाद। Please conclude. The House will meet at 12 noon.